हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी बिश्नोई। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करिकुलम का मीनिंग क्या है, एम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। पार्ट 2 में, जो कि ये वाला वीडियो है, इसमें हम टाइप्स ऑफ करिकुलम डिस्कस करेंगे। करिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आपके जो बाकी स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स हो गए, सीटेट हो गया, इन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम वो चीज़ है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, दैट विच इज टॉट इन द स्कूल। जो भी चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया या कोई अदर एक्टिविटीज हो गया, एकेडमिक से रिलेटेड हो गया, वो सारा करिकुलम है। ये अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कंटेंट। जैसे स्कूल में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, साइंस, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर आप जो कंटेंट पढ़ते हैं वो करिकुलम है। देन अ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज एंड अ सेट ऑफ मटेरियल्स। करिकुलम क्या है? अ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर बच्चा क्या पढ़ेगा, कब पढ़ेगा और कौन सा मटेरियल पढ़ेगा, वो डिजाइन किया जाता है। अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया था, सीक्वेंस होगा उसका कि वो ग्रेड 2 में क्या पढ़ेगा, ग्रेड 5 में क्या पढ़ेगा, ग्रेड 10 में क्या पढ़ेगा, 12 में क्या पढ़ेगा, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देन अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, आपके कुछ एक सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाएंगे जिसपे बेस्ड आपको एसेस किया जाएगा, आपको वो सिखाए जाएंगे। देन अ कोर्स ऑफ स्टडी, वो जो भी चीज आपका एक कोर्स डिजाइन किया जाएगा आपके पढ़ने के लिए, दैट इज करिकुलम। अब अगला देखते हैं। अ गुड करिकुलम इज, एक अच्छा करिकुलम क्या होगा? वो बैलेंस्ड होगा, मतलब कि हर तरीके से बच्चे की जो नीड्स है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। देन वो रिगरस होगा। रिगरस का मतलब है परिशुद्ध, जो कि बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया हो, मतलब रिगरस में बहुत डिटेल्ड, केयरफुली डिटेल्स पे, छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन दिया गया हो। अच्छा करिकुलम वही होगा। देन कोहेरेंट, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और स्पष्ट और सुबोध, तो अच्छा करिकुलम कंसिडर किया जाएगा। देन वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब एक सीक्वेंस हो, ग्रेड 1 में जो बच्चे ने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा ऐड करके, उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ग्रेड 2 में बच्चा पढ़ेगा, ग्रेड 3 में, फिर इसी तरीके से 5, एंड वो एड ऑन होता जाएगा उसका कंटेंट, तो वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होगा। देन एज अप्रोप्रिएट होगा, जो बच्चे की नीड्स है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग होगा। देन फोकस्ड, जो बच्चे को पे फोकस रहेगा, वो एक अच्छा करिकुलम कंसिडर किया जाएगा। देन रेलेवेंट, रेलेवेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका करिकुलम रेलेवेंट ही नहीं है, अगर वो जो बच्चा पढ़ रहा है वो कुछ उसका लेना देना ही नहीं है सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो वो एक अच्छा करिकुलम नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब टाइप्स ऑफ करिकुलम में क्या क्या है? पहला है आपका सब्जेक्ट बेस्ड, देन आपका लर्नर बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट, देन आपके आते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम, हिडन करिकुलम एंड एब्सेंट और नल करिकुलम। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सप्लिसिट और स्टेटेड करिकुलम क्या होता है। द वर्ड इटसेल्फ से स्टेटेड, वो करिकुलम जो कि रिटन है, जो कि डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये आपके टीचर्स एंड स्कूल बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया है। देन दिस प्लान सेट बाय द टीचर्स फॉर हिज क्लास वेदर दे नो और नॉट, ये जो करिकुलम है ये टीचर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है अपने पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब एक क्लास का जो एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होगा? वो सारी चीजें जो बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपका एक्सप्लिसिट करिकुलम के अंदर आएगा ना। इसके हम एग्जाम्पल्स क्या देख सकते हैं? टॉपिक कवर्ड इन द क्लास एंड एनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन द लेसन प्लान सच एज टेक्स्ट बुक्स,
फिल्म्स, वेब सोर्सेज जैसे इंटरनेट हो गया, आपका विकिपीडिया हो गया, यहाँ से आपने कुछ भी रिसोर्स यूज़ किया वो हो गया, आपने कोई एक्टिविटी डिज़ाइन की है वो आ जाएगी, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आ जाएगा, म्यूज़िक डांस आ जाएगा, कोई भी चीज़ जो आपने क्लास में पढ़ाई है दैट इज़ एक्सप्लिसिट करिकुलम। और इसको डिज़ाइन कौन करते हैं? टीचर एंड स्कूल बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन नेक्स्ट आता है आपका हिडन करिकुलम, जो कि हिडन मतलब क्या है? छुपा हुआ, जो कि अनऑफिशियल होगा। अब वो सारी चीजें जो कि अनरिटन है, अनऑफिशियल है और अनप्लान्ड है। अब आप सोच रहे होंगे जब कोई चीज लिखी हुई नहीं है, ऑफिशियल ही नहीं है और प्लान ही नहीं किया गया है, तो फिर वो करिकुलम में कैसे इंक्लूडेड है? वो इस तरीके से इंक्लूडेड है कि कभी कभी वो सारे लेसन जो हम नहीं देना चाहते बट हम फिर भी बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, वो किस टाइप के लेसन हो गए? वैल्यूज हो गए, हमारे व्यू पॉइंट्स, हमारे पर्सपेक्टिव्स, जो बच्चा स्कूल में सीखता है देख के, वो हिडन करिकुलम के अंडर आ जाएगा। दीज आर द लर्निंग विच अ स्टूडेंट टेक्स फ्रॉम हिज टीचर्स, और जो भी बाकी स्कूल के एम्प्लॉयज है उनसे ज्यादा टीचर से, इसलिए बिकॉज वो टीचर के साथ बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ जेंडर, लैंग्वेज, बिहेवियर और मॉरल। अब इसमें हम ये एग्जांपल्स ले सकते हैं कि अगर एक टीचर अननोइंगली, वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे होते हैं, अननोइंगली, जैसे अगर वो क्लास में बार बार एग्जांपल दे रहे हैं कि लड़की को ये काम करना चाहिए, लड़की मार्केट गई, लड़की घर में खाना बना रही है, घर के काम कर रही है, बट वो कभी भी बॉयज का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं इन सब चीजों का, तो वो एक तरीके से बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइप सिखा रहे हैं। वो नोइंगली नहीं कर रहे हैं, बट वो बच्चे उनको देख के उन एग्जाम्पल से सीख रहे हैं। देन किस लैंग्वेज, अब किसी टीचर का अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो बच्चा उसी तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेगा। अगर बिहेवियर है, अगर किसी टीचर का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है या किसी एम्प्लॉय का जो स्कूल में बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बच्चा उससे सीखेगा। मॉरल वैल्यूज, सो ये सारे आपके हिडन करिकुलम के अंडर आएंगे। हिडन करिकुलम को थोड़ा सा हम लोग एक साइड इफेक्ट भी मानते हैं स्कूलिंग का, क्योंकि बच्चा जो चीज सीखना चाहिए उसके अलावा वो भी सीख जाता है जो बच्चे को नहीं सीखना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका एब्सेंट और नल करिकुलम, इसको हम एक्सक्लूडेड करिकुलम भी बोलते हैं। अब ये वाला क्या होगा? ये उस कंटेंट को, वो करिकुलम है जो पढ़ाया ही नहीं जाता है। दिस करिकुलम रिफर्स टू कंटेंट दैट इज नॉट टॉट। अब ये क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब ये रीजन, इसका दो रीजन हो सकता है, या तो डेलिबरेटली या अननोइंगली। मतलब या तो टीचर ने जानबूझ के या बिना जाने ही गलती से कुछ टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया, कुछ कंटेंट पढ़ाया नहीं, कुछ सेट ऑफ स्किल्स को नहीं पढ़ाया। Now, in null curriculum, a teacher does not teach a particular content by giving them the message that these elements are not important in the education experience or in the society. अब कुछ कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को नहीं पढ़ाते हैं, उनको बच्चों को बोलते हैं कि आप खुद पढ़ लीजिए। वो उसका रीजन क्या देते हैं, उसका तर्क क्या देते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एजुकेशनल एक्सपीरियंस में और ये सोसाइटी में भी इतने रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। ये ज्यादातर आप बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है उनको देखेंगे। हो सकता है कुछ टीचर्स कंफर्टेबल नहीं हो कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, तो वो बच्चों को खुद से ही पढ़ने को बोल दे या फिर उन टॉपिक्स को छोड़ दे। तो इन सब में क्या होता है कि बच्चा जो क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है, जो क्लासरूम का सीखने का तरीका होता है, उसको मिस कर जाता है और वो अपने ही तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम। अब इसमें क्या है? मीनिंग focuses on individual subjects. Knowledge is transmitted through individual subjects rather than activity. Emphasis on facts. Examinations are ultimate goal. अब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, जैसे कि ये टॉपिक खुद ही बता रहा है, हेडिंग बता रहा है कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस है, और इसमें ज्यादा दूसरा फोकस किस चीज पे है? जो हम नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे, rather देन हम जो बच्चा क्लास में एक्टिविटीज करेगा या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उस पर इतना एम्फेसिस नहीं रहता है, बट ज्यादा फोकस इस चीज पे रहता है कि वो नॉलेज को ट्रांसमिट करे। देन जो अगला है वो फैक्ट्स पे ज्यादा जोर देते हैं बजाय उसको सीखने के, उसके एप्लीकेशन पे। देन इसके एग्जामिनेशन सेंटर्ड होते हैं, एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस रहते हैं। देन जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? emphasis on subjects as the channel of knowledge transmission.
सब्जेक्ट मेन फोकस रहेगा और सब्जेक्ट को ही नॉलेज ट्रांसमिशन का चैनल माना जाएगा। देन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा और ये टीचर सेंट्रिक है। देन ये स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है, ये मेन टीचर को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। देन इसमें जो एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव्स और लोअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिकॉज बच्चे को क्रिटिकल, एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती है। बच्चा ज्यादातर मेमोरी और रोट लर्निंग इस पे फोकस रहता है। देन लिमिटेड कोरिलेशन, इतना ज़्यादा क्योंकि वो ट्रांस डिसिप्लिनरी नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, तो बच्चा ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता, उसका कम कोरिलेशन रहता है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे तो इवन टॉपिक्स को भी कोरिलेट नहीं करते हैं सेम सब्जेक्ट पे। देन नॉन साइकोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि ये लोअर कॉग्निटिव डोमेन्स को ही सिर्फ डील करता है, बच्चे के इंटरेस्ट, नीड्स, वैल्यूज उसको फोकस नहीं रहता है, तो ये नॉन साइकोलॉजिकल अप्रोच है। अब रोल ऑफ टीचर्स क्या है? The teacher must include important aspects like holistic development and correlation and concern for learner diversity. अब टीचर को holistic development of a child पे फोकस करना चाहिए, प्लस टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि वो कोरिलेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्नर डाइवर्सिटी है उनको डील करे, उन पे फोकस करे। देन टीचर को सब्जेक्ट मास्टरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो सब्जेक्ट को अच्छे से, सब्जेक्ट का नॉलेज है, कंटेंट है, वो बच्चों को ट्रांसमिट कर पाएंगे, बच्चों को दे पाएंगे, बच्चों को सिखा पाएंगे। द टीचर शुड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूड कोरिलेशन विद इन द सब्जेक्ट एंड विद अदर सब्जेक्ट। जो टीचर है उसको कम से कम ट्राई करना चाहिए कि जो अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स है उनको इंटीग्रेट करे, उसको कोरिलेट करे और जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनके साथ भी करे। अब अगला आता है लर्नर सेंटर डिजाइन्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चाइल्ड फ्रेंडली डिजाइन कंसिडर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टेक्स इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी। जो लर्नर है वो इसका फोकस रहते हैं, जैसे कि नाम खुद ही बता रहे कि लर्नर है। अगर ये लर्नर के लिए बनाया है, लर्नर सेंटर है, तो ऑब्वियसली उसके जो नीड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, वैल्यूज हो गए, मेच्योरिटी लेवल हो गए, सबको अकाउंट में लिया जाएगा, तभी तो ये लर्नर सेंटर कहलाएगा। देन इट इज फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई द इमीडिएट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर। मतलब जो बच्चे के अभी की जरूरत है और जो उसकी फ्यूचर की जरूरत है उन सबको ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। देन फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, इसमें मेन फोकस है वो लर्निंग प्रोसेस पे रहता है, बजाय कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर करिकुलम है जो कि नीड्स ऑफ लर्नर पे बेस्ड है। देन ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि लर्नर सेंटर है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और जो हायर लेवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन्स है उनको भी कंसिडर किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि इस पे कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देता है, बजाय बच्चा कितना सीख रहा है, भले ही कम सीख रहा हो बट बच्चा अच्छे से सीख रहा हो, इस चीज़ पे जोर रहता है। और इसमें वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड रहता है, इसमें जो सब्जेक्ट ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को हिस्ट्री पसंद हो तो किसी को साइंस पसंद हो तो किसी को मैथ पसंद हो, तो अकॉर्डिंगली वो चॉइस के हिसाब से हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसके चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। देन जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको कंसिडर किया जाता है। एंड जो टीचर और जो सब्जेक्ट है वो मेन रोल में नहीं रहते हैं, टीचर एक फैसिलिटेटर ही रहता है। देन ये इवैल्यूएशन जो इसका होता है, एग्जामिनेशन है, वो लर्नर फ्रेंडली है। देन रोल ऑफ द टीचर। अब इसमें टीचर का रोल क्या रहेगा? टीचर हैज टू डिजाइन अ हेल्दी लर्निंग सिचुएशन वेयर द लर्नर इज एक्टिव एंड पोटेंशियलिटीज आर डेवलप्ड। अब टीचर को ऐसा लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ेगा जहाँ पे बच्चा एक एक्टिव लर्नर है और जितने भी बच्चे की पोटेंशियलिटीज है वो डेवलप हो रहे हो, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसके जो कैपेबिलिटीज हैं, वो सारे डेवलप हो रहे हो। देन ऑलराउंड डेवलपमेंट इंकरेज किया जाता है। टीचर को क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा पाएंगे। प्रैग्मेटिक आउटलुक इज प्रेफर्ड, प्रैक्टिकल अप्रोच है। देन टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करिकुलम में टीचर एक फैसिलिटेटर है जो कि लर्निंग है वो बच्चों को फैसिलिटेट करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। देन
टीचर नीड्स अ साउंड बेस ऑफ साइकोलॉजी, तभी वो बच्चों के नीड्स और जो उनके कॉग्निटिव लेवल है उन सब के बारे में उनको पता होगा, अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज को डिजाइन कर पाएंगे। और जो बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये मोस्टली इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते हैं। देन कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम। अब कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होता है? फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। इसका जो मेन फोकस है वो मास्टरी ऑफ स्किल्स और नॉलेज पे रहता है। जो आपके कंपिटेंसीज है उसको इनकरेज किया जाता है। देन फ्रेमवर्क और गाइड फॉर डिटेल डेवलपमेंट ऑफ कंपिटेंसीज इन द लर्नर। जैसा कि मैंने बताया, कंपिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, जो बच्चे के स्किल्स है उसको डेवलप किया जाता है। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? focuses on the outcome of learning and emphasize on practical aspects during the learning। जो बच्चों के लर्निंग के आउटकम्स है उस पे और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स है, उस पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। की competencies आर आइडेंटिफाइड एंड अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेच्योरिटी ऑफ द लर्नर। इसमें जो की competencies, अब एक साथ तो सारे competencies आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो, तो कुछ की competencies को आइडेंटिफाई किया जाता है और एज अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर द मेच्योरिटी लेवल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और फिर वो वाले बच्चों को जो स्किल सेट को सेलेक्ट किया है उनको डेवलप किया जाता है एंड फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। और उन स्किल्स के हेल्प से बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है। गिव इम्पोर्टेंस टू वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। इसके जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। हाई क्वालिटी रिसोर्सेज एज पर द नीड्स ऑफ द लर्नर आर यूज्ड। इसके जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और एज पर द नीड्स ऑफ द लर्नर होते हैं। देन इसमें रेमेडियल टीचिंग को इंटीग्रेट किया जाता है लर्निंग प्रोसेस से। अगर किसी बच्चे को क्लास में नहीं समझ में आया है तो उसको वापस रेमेडियल टीचिंग के लिए इंकरेज किया जाता है। Then, role of teacher. The teacher needs to identify competencies according to the age and maturity of the learner. अब टीचर को वो competencies and skills जो सेट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के एज के हिसाब से और मेच्योरिटी के हिसाब से, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से उनको सेलेक्ट करके उनको सिखाना पड़ेगा। competencies will differ according to the location of the school। अब जो स्कूल है वो टायर 1 सिटी में है, टायर 2 में है, रूरल में है, अर्बन में है, कहाँ पे है, उस अकॉर्डिंगली जो बच्चे के competencies होंगे वो भी डिफर करेंगे एज पर द लोकेशन ऑफ द स्कूल। देन competencies में चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। मे बी आज जो स्किल रिलेवेंट है वो कल रिलेवेंट नहीं हो, जो पहले रिलेवेंट नहीं थी वो आज रिलेवेंट हो, तो अकॉर्डिंगली टीचर को ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन मस्ट डिज़ाइन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। जो लर्निंग है वो उसको और क्रिएटिव बनाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे ध्यान दे। देन रेगुलर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक बाय द टीचर। इसमें रेगुलर इवैल्यूएशन होता रहता है एंड फीडबैक बाय द टीचर को बहुत, जो टीचर का फीडबैक है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद स्किल ऑफ असेसमेंट। टीचर को बहुत अच्छे से जो इसका स्किल्स के जो असेसमेंट है वो कैसे लेना है वो आना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो आप इसमें बच्चे के जो वो स्किल सेट उसने उस बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा उस चीज़ का आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। अब अगला आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम। अब इसमें क्या है? यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज और लर्निंग टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हुए बच्चा आगे और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। facilitates the process of adjustment of learners' mental models to assimilate new concepts in an already existing framework। अब इसमें बच्चा जो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जो टीचर है वो उसको न्यू नॉलेज को फैसिलिटेट करता है, बच्चा अपना जो नॉलेज है खुद कंस्ट्रक्ट करता है। देन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें जो लर्नर है वो एक एक्टिव पर्सन है और जो लर्निंग है दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द लर्नर यूजेस सेंसरी इनपुट एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। जो अपने सेंसेस होते हैं बच्चे के, जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको यूज करते हुए वो अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। लर्निंग आउट अकर्स एट लर्नर्स ओन पेस, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर इंडिविजुअल अपने अलग अलग लेवल पे है, तो उनका जो लर्निंग होगा वो भी अलग अलग लेवल पे और अलग अलग पेस पे होगा। देन
प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, इसमें मेन एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज बच्चा खुद से करते हुए सीखता है। देन टेक्स नोट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, बच्चे के जो नीड्स हैं, उसके पर्टिकुलर एबिलिटीज कैपेबिलिटीज हैं, उसके इंटरेस्ट है, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें लर्नर एक एक्टिव रोल प्ले करता है, और जो बच्चे के डिफरेंट सेटिंग्स है उनको ध्यान में रखते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको क्लासरूम में कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। रिफ्लेक्शन, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को रिफ्लेक्टिव बनाते हैं इसमें। देन अब टीचर का रोल क्या है इसमें, द टीचर इज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचर को जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज है सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना पड़ता है। देन इंश्योर दैट लर्निंग अकर्स इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, इसमें बच्चों को रोट लर्निंग नहीं है, टीचर को ये ध्यान में रखना है कि बच्चा अपनी जो नॉलेज है, अपना जो लर्निंग प्रोसेस उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और टीचर को उसको फैसिलिटेट करवाना है। नीड्स टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल और ग्रुप टास्क एज पर द नीड, बच्चों का जो कॉग्निटिव लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए या तो इंडिविजुअल टास्क या ग्रुप टास्क को डिजाइन करना है। इनकॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज दैट विल फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टीचर को ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसे एक्टिविटीज तैयार करने पड़ेंगे जहाँ पे बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब आ रहे, जो भी हायर डोमेन है, वो हायर कॉग्निटिव डोमेन्स है, उनको यूज कर रहा हो बच्चा, वैसे लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ेगा। देन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग, टीचर को टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन एंड फीडबैक देना पड़ेगा। देन ये इम्पोर्टेंट है, अ टीचर इज लाइक अ गाइड बाय द साइड नॉट स्टेज ऑन द स्टेज, इसका ये मतलब हुआ कि पहले गुरु होते थे, वो स्टेज पे बैठते थे, सारा अपना ज्ञान दे देते थे बच्चों को और क्लास खत्म हो जाती, अब ऐसा नहीं है, जो टीचर है उसको बच्चे के साथ बैठ के सीखना है और बच्चे को सिखाना है और उसको हेल्प करना, उसको फैसिलिटेट करना है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ करिकुलम। अगर आपको फिर भी कुछ और डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही ये जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं करिकुलम से रिलेटेड, इससे भी एक जल्दी वीडियो लेके आऊँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और अदर स्टडी मटेरियल है उसको भी शेयर किया हुआ है वहाँ पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो देन प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके साथ और ज़्यादा ग्रो कर सकें। एंड यस, लेट्स डू इट टुगेदर, आपका जो भी एग्ज़ाम है हम साथ में मिलके उसको क्रैक कर लेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एवरीबॉडी।